नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके सामने प्रेम चौधरी। समसाम की घटनाओं को लेकर जो हमारा सेशन चलता है करंट जीके का, उसमें आपके सामने हूं। और आज की एक सूचना है कि कल क्या हुआ था कि आरपीसी ने कॉलेज लेक्चर और जो लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षक वाला था उसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी है। तो आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शिखर क्लासेज के नाम से हमारा ऐप है और टेलीग्राम चैनल है, वो भी शिखर क्लासेज के नाम से है। तो उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली रेगुलरली आपके लिए करंट की जीके की क्लासे में लेके आ रहा हूँ। बाकी हमारे साथ में लाइब्रेरियन का जो बैच चल रहा है हमारा, उससे आप ले सकते हो, जुड़ सकते हो। हमारे ऐप पे शिखर क्लासेज है, उस पे आपको मिल जाएगी। और भी कोई सूचनाएं और पीडीएफ वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिखर क्लासेज पे मिल जाएगी। और बाकी आपको कोई वीडियो वगैरह सारे जो भी हमारा कंटेंट देखना है तो आप हमसे जुड़कर टेलीग्राम हमारा जो शिखर क्लासेज का ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो और हमसे जुड़े रह सकते हो रेगुलरली। तो आज का हम जो हमारा सेशन है करंट जीके का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो हमारा सेशन का मोटिवेशनल थॉट क्या है कि अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते। मतलब हमारे लिए अच्छे दिन, यदि हम अच्छे दिनों की आस करते हैं कि हमारे भी अच्छे दिन आए, तो वो बैठे रहने से नहीं आते। उन्हें पाने के लिए पूरे बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो हमारे जो फिलहाल में बुरे दिन चल रहे हैं उनसे हमें लड़कर हमें अच्छे दिन पाने होंगे। तो बैठे रहने से तो अच्छे दिन आने वाले नहीं है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। किसी ना किसी दिन तो सिलेक्शन होके रहेगा। जब ठान ही लिया है कि हमें सिलेक्शन कर लेना ही है, तो आज नहीं तो कल हमारे पास वो सिलेक्शन होगा। और फिर दुनिया भी मानेगी कि हम थे कुछ। ऐसे तो कोई कुछ नहीं मानता, समय सबका आता है। जिसको बोलना है बोलने दो, चलने दो। तो चलो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम स्टार्ट करते हैं उससे हमारी आज का इतिहास, 21 अक्टूबर का इतिहास हम पहले देखते हैं। हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन का हम थोड़ा सा एक दो लाइन का इतिहास देख लेते हैं कि उस दिन मुख्य रूप से क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो 21 अक्टूबर के दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जितने भी हमारे पुलिस जांबाज है, जो है जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए हैं, या फिर उनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आज का मुख्य बिंदु, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो 21 अक्टूबर के दिन एक और बहुत अच्छी घटना हुई थी कि 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की थी। हुआ क्या था कि उस समय क्या किया, हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था, तो उनसे आजाद होने के लिए हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें हमारे सुभाष चंद्र जी बोस जी थे। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार की उसके पैरेलल एक नई सरकार, अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। उसके बाद एक और थी, 21 अक्टूबर 1945 को फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट अधिकार मिला था। 1945 21 अक्टूबर 1945 के दिन फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। कब मिला था? 21 अक्टूबर 1945 को। तो आज के इतिहास के मुख्य तीन बिंदु थे। 21 अक्टूबर के दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है भारत में। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपनी एक स्वतंत्र सरकार, भारत की पैरेलल सरकार की घोषणा कर दी थी 21 अक्टूबर 1943 को। और 21 अक्टूबर 1945 को फ्रांस में महिलाओं को क्या मिला था? वोट डालने का अधिकार मिला था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में वेस्टोडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया? कश्मीर में क्या हुई है? वेस्टोडोम ट्रेन सेवाओं की शुरुआत हुई है। कल हुई है? कब हुई है? कि कल ही हुई है। 20 अक्टूबर 2023 के दिन से। कब से हुई है? 20 अक्टूबर 2023 को। किसकी शुरुआत हुई है? जम्मू कश्मीर में वेस्टोडोम ट्रेन सेवाओं की शुरुआत हुई। तो वहां के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। इन्होंने किन के साथ मिलकर इसकी सेवा का शुभारंभ किया, ये हमें बताना। जितेंद्र सिंह जी, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर या आर के सिंह? तो हमारे जो रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव, इनके साथ मिलकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या किया है? वेस्टोडोम ट्रेन सेवाओं का
उद्घाटन शुभारंभ किया है, कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किया है। ये कहां से कहां तक चलेगी? श्रीनगर से, श्रीनगर से ये चलेगी बनिहाल तक। बनिहाल एक दर्रा है, श्रीनगर से बनिहाल तक चलेगी। कौन सी ट्रेन सेवाएं? विस्टाडोम ट्रेन सेवाएं चलेगी। कब शुभारंभ किया गया? 20 अक्टूबर 2023 को। किनके द्वारा किया गया? मनोज सिन्हा और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ऑपरेशन चक्र। इसको ध्यान में रखना, ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? इसको ध्यान में, यह है ऑपरेशन चक्र किस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है, यह हमें बताना है। ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, या डीजीसीए के द्वारा, या आईबी के द्वारा। तो यह हमें बताना, इसका राइट आंसर होगा सीबीआई के द्वारा। जो सेंट्रल ब्यूरो जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या एजेंसी है, उसके द्वारा क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सेकंड। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। पहले तो ये ऑपरेशन चक्र सेकंड किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमें बताना सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी, यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी के द्वारा चला रही है इन्वेस्टिगेशन। तो इसके द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन चक्र सेकंड चलाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखना। इसके बाद ये क्यों चला रहे हैं? जो भारत में संगठित साइबर अपराध होते हैं, जो बड़े पैमाने पर भारत में साइबर अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए, इन जो साइबर अपराध होते हैं उन पे रोकथाम लगाने के लिए कौन सा चलाया जाए? ऑपरेशन चक्र सेकंड चलाया जाए। किसके साथ मिलकर चला रहे हैं? एक तो इंटरनेशनल संस्थाओं, प्लस नेशनल संस्थाएं, और प्लस जो निजी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन और निजी जो संस्थाएं हैं, उनमें जो इनके जानकार है, दिग्गजों के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चक्र सेकंड चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चल रहा है? सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। किस लिए चलाया जा रहा है? साइबर अपराध को रोकने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, आज का आगे का नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? कल क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या है, उद्घाटन किया था भारत की पहली रैपिड ट्रेन का। तो उसका नाम क्या दिया गया, ये हमें बताना है। तो उसका नाम दिया गया वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत या इंडियन रैपिड। तो उसका नाम दिया गया है नमो भारत। ये आपको ध्यान में ये देखना है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम क्या दिया गया है? नमो भारत। और इसमें एक और बात बताई है मोदी जी ने, नारी सशक्तिकरण के लिए। नारी सशक्तिकरण के लिए कदम कदम बढ़ाया। अब ये कैसे बढ़ाया है? नारी सशक्तिकरण के लिए कदम कैसे बढ़ाया, इसके बारे में हमें देखना है कि इसमें जितने भी कर्मचारी है, कार्य करने वाले, इस रेल को संभालने से लेकर चलाने तक या स्टेशन मास्टर तक, सारे कौन से हैं? महिलाएं हैं। तो मोदी जी ने कहा है कि नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम के साथ इसको स्टार्ट किया है, रैपिड ट्रेन को, जिसका नाम है नमो भारत। और इसमें जितने भी कर्मचारी होंगे वो सारी के सारी महिलाएं होगी। तब इसकी 20 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साहिबाबाद में हुआ था। कहाँ तक चलेगी? दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अंदर ये ट्रेनें चलेगी, जिनमें से लगभग 30 ट्रेनें चलेगी। अभी 6 ट्रेनों का संचालन हुआ है, 30 ट्रेनें चलेगी। इनकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये बताने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या डेविड
वार्नर, इसके बारे में हमें बताना। तो ये कौन है? विराट कोहली है, जिन्होंने क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कि सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन है? वो है विराट कोहली। अभी बांग्लादेश के मध्य जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने 48वां शतक लगाया अपना, और उसी के साथ उन्होंने सबसे तेज 26,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री, इसको ध्यान में रखना, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किसने लॉन्च किया है? ट्रिपल एमएम के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देगा। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। आपको बताना है। तो ये इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उनके सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। उन्होंने क्या क्या किया है कि मक्का के उत्पादन के लिए ट्रिपल एमएम मुख्यमंत्री मक्का मिशन की योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मक्का की खेती को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है मक्का की खेती को बढ़ावा देना। ये 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए फसल विविधीकरण के लिए है, के लिए फसल विविधीकरण, 5 वर्ष के लिए फसल विविधीकरण के लिए है। इन्होंने इसके लिए 481.94 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जो मुख्यमंत्री मक्का मिशन है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। उन्होंने शुरू की है ट्रिपल एमएम के तहत मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए। 5 वर्ष के लिए है। फसल विविधीकरण के लिए उन्होंने क्या किया है? 481.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इसके लिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, किस संगठन ने विद्या समीक्षा, इसको ध्यान में रखना, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने, सीबीएसई ने, इसरो ने या यूजीसी ने? इसको बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा सीबीएसई। जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड है, उसने क्या किया है? जो अपना सीबीएसई बोर्ड है उसने इसके लिए क्या किया है? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर के सारांश को विकसित किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कि डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड से कर्मचारी छात्र जितने भी जुड़े हुए हैं उनके डाटा लिए, फिर उनसे जितनी भी राय उनका पता किया कि ये कैसे इन पे विकास कार्य करने के लिए, इनके निर्णय लेने के लिए, इनके डाटा से इनके जितने रिकॉर्ड है उनसे प्राप्त करके और फिर नई विकास नीति बनाई जाएगी। तो निर्णय लेने में आसानी होगी, इसलिए पहले से उनसे डाटा एकत्रित कर लिए। निर्णय लेने और शासन में बड़ी छलांग लगाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। तो इसके तहत वो क्या करेंगे? प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। प्रौद्योगिकी का लाभ किसके आधार पर उठाएंगे? कि डेटा कलेक्ट करेंगे, जितने भी सीबीएसई बोर्ड से कर्मचारी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे डेटा लेंगे, उनसे राय लेंगे, क्या कितना का चल रहा है, कितनी प्रोसेस, तो आप कितने अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इन सब में निर्णय लेने के लिए इनकी राय ले ली, फिर उनसे डेटा इकट्ठे कर लिया, फिर उनको विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, फिर उनपे एक नई उनके विकास के लिए नीति बनाएंगे। तो इस डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ लेना, प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर जितने भी अपने ऑनलाइन डाटा है ये एकत्र करके और फिर से तो प्रौद्योगिकी का लाभ तो ले रहे हैं, यही इनका उद्देश्य है। और ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था
ये बनाया गया था डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के तहत। डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के तहत पीएम मोदी जी ने 2021 में इसकी शुरुआत की थी। कब? 2021 में। डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, इसके तहत इन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर, इससे सारांश विकसित किया और फिर उनसे जितने भी डाटा कलेक्ट हुए हैं उनसे निर्णय लेने की क्षमता को, अपने निर्णय है जो उनके विकास कार्य को बढ़ाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना और इसके तहत प्रौद्योगिकी का लाभ लेना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। अब देखो, तमिलनाडु के आध्यात्मिक नेता थे बंगारू आदिनाथ, इसको ध्यान में रखना। तमिलनाडु के आध्यात्मिक नेता थे बंगारू आदिगल का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इनका निधन कब हुआ है? कल 20 अक्टूबर 2023 को। एक तो ये ध्यान में रखना। फिर इन्हें क्या किया? पद्मश्री से नवाजा गया है। तो किस वर्ष नवाजा गया ये हमें बताना। तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2019 में। इसका आंसर होगा 2019 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा। अब इन्हें क्या है? इनका उपनाम एक ध्यान में रखना, इनका उपनाम था अम्मा। इनका उपनाम था अम्मा। किनका उपनाम था? तमिलनाडु के आध्यात्मिक बंगारू आदिगल का उपनाम क्या था? अम्मा था। अब इनको किस लिए क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या, जब मंदिरों में शक्ति ग्रह होते हैं जहां मूर्ति वगैरह होती है, पूजा होती है, वहां पर पहले क्या महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को वहां तक जाने प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और महिलाओं के प्रवेश के लिए एक सशक्त मार्ग बनाया, मतलब महिलाओं को प्रवेश दिलवा दिया गर्भगृह। तो इसके लिए उनको याद किया जाता है शक्ति गर्भगृह के महिलाओं में प्रवेश मार्ग। गृह में महिलाओं के लिए प्रवेश के मार्ग को खोला। एक तो काम इन्होंने ये किया। इन्होंने क्या किया? शक्ति गर्भगृह जितने मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के लिए मार्ग को खोला और आदि पराशक्ति सिद्ध पीठम के संस्थापक थे। किसके? आदि पराशक्ति सिद्ध इनकी एक संस्था थी आदि पराशक्ति पीठ थी। उनके तो वह अध्यक्ष थे, उनके संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे। उन्होंने काम किया, इनका उपनाम क्या था? अम्मा। कौन थे? बंगारू आदिगल। अब इन्होंने क्यों याद किया? शक्ति गर्भगृह में महिलाओं के लिए प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। पहले प्रवेश वर्जित होते थे तो उनको नहीं दिए जाते थे और 2019 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री से नवाजा, जिनका हाल ही में कल 20 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। आगे चलते हैं। फिर देखो, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार का मतलब राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया? ये हमें बताना है। अप्रैल 2023 में हाल ही में राजस्थान राज्य के अंदर सूचना आयोग की एक और पीठ की स्थापना की मंजूरी मिली है। तो वो स्वीकृत की है, वो कहाँ पे की है ये हमें बताना है। तो ये इस जोधपुर, अजमेर, कोटा या उदयपुर। तो इसका आंसर होगा जोधपुर के अंदर है सूचना आयोग की एक पीठ की और स्थापना की जाएगी। वो शहर है जोधपुर, राजस्थान में। अभी कहाँ पे है? जयपुर में ही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इस क्वेश्चन में राजस्थान में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातात्विक संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया? मतलब जितने भी अपने पुरातात्विक या पुराने इतिहास से संबंधित पदार्थ या किताबें या जितनी भी सूचनाएं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। किसके साथ साझेदारी की है उन्होंने? MNIT जयपुर, CRI ट्रस्ट या ट्राई राजस्थान या जापानी के साथ। तो उन्होंने किया है MNIT
जयपुर जो हमारी है उसके साथ मिलकर साझा किया है कि इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इनका संरक्षण किया जाए आगे आने वाली पीढ़ी तक। इसलिए इन्होंने एमओयू किया है। किसके साथ किया है? एमएनआईटी जयपुर के साथ। किस विभाग ने किया है? जो राजस्थान का पुरातात्विक संरचनाओं वाला विभाग है, पुरातात्विक विभाग, उसने किया है। फिर एक न्यूज है उसको हम देखते हैं, जो मैं आपके साथ स्लाइड के रूप में लेके आता हूं लगभग। तो देखो जम्मू कश्मीर प्रेरक कार्यालय श्रीनगर में ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, इसका ध्यान में रखना, ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। इसका अभी अभी 19 अक्टूबर 2023 को ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस पे सम्मेलन हुआ था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के इस इनर स्पेस सेंटर द्वारा आयोजित प्रेरक कार्यक्रम ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस को संबोधित किया। अब ये ध्यान में रखना कि ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अपने आप को बिजी रखो और अपने काम में मस्त रहो और खुश रहो, हंसते रहो, यही हमारा ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का फंडा है। यदि आप बिजी नहीं रहोगे, काम नहीं करोगे, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी रचनात्मक जुनून का पालन करते हैं और दूसरों के बजाय अपने जीवन के प्रभावी होते हैं तो 365 दिन इंटू 24/7 खुशी में बदल सकता है। कि उन्होंने कहा कि दूसरों पर निर्भर रह के नहीं रहकर अपने खुद के कार्य से प्यार करके और अपने खुद के कार्य को करते रहे और हमेशा व्यस्त रहे अपने काम में, तो वो हमेशा हर पल उनका खुशी से भरा होगा। इसलिए ध्यान में रखना ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। फिर देखो एक राजस्थान से संबंधित है, उस बात को हम देखते हैं कि राजस्थान में पहली बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच लगा था। राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगे थे 3 या 4 जितने भी, उसमें पहला जो लगा था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के मध्य लगा था। दूसरी बार लगा था वो 30 अप्रैल 1977 थे, यानी 10 साल बाद 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 के मध्य लगा था। ये अप्रैल मई जून, ये मार्च और अप्रैल एक महीने का काल। फिर देखो राजस्थान में तीसरी बार जो लगा है वो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 के मध्य लगा था। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 80 के मध्य लगा था। फिर चौथी बार जो लगा वो लगा 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993 के मध्य। 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993 के मध्य लगा था राजस्थान में चौथा। तो इसमें ये ध्यान में रखना, 4 हमारे जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनमें से पहला लगा था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के मध्य लगा था। दूसरा लगा था वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 के मध्य लगा था। और तीसरा लगा था हमारा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 के मध्य। और चौथा लगा था 15 सितंबर 1992 से 3 सितंबर 1993 के मध्य। तो देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल किस राजस्थान विधानसभा में समय लगा, तो वो 5वीं का आपातकाल बढ़ा। राष्ट्रीय आपातकाल किस राजस्थान विधानसभा के समय में लगा, तो वो 5वीं विधानसभा के समय में लगा। तो ये हमें ऐसा ध्यान में रखना, कुछ फैक्ट थे वो ऐसे एक दो लाइन लेके आऊंगा। अब एक बात बताओ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस सेशन के साथ एक मुहिम जोड़ी जाए, या तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक 6 से 10 की उसको जोड़ लें, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है एसएससी का, उसके अनुसार उसमें आए हुए क्वेश्चन ज्योग्राफी से पॉलिटिकल जितने भी सब्जेक्ट जीके वाला पोर्शन है उसकी एक मुहिम चलाएं। तो आप बताएं हमें कमेंट करके कि हम किस को लेकर आपके साथ एक मुहिम के साथ और जुड़े। इसी यूट्यूब चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासें लगवाएंगे। तो ये इसको ध्यान में रखना, इसके बारे में आपको बताना है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है। और दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शिखर क्लासेज के नाम से है, और जितनी पीडीएफ और सूचनाएं हैं वो आपको उस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए शिखर क्लासेज, उसके थ्रू भी हम आपको सारी सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो लाइब्रेरियन का बैच चल रहा है वो यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, उसको आप ले सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि कॉलेज लेक्चर के जितने भी एग्जाम होने हैं उनकी डेट आ चुकी है। तो इसके लिए आप तैयार रहें।
और मस्त रहें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।